जस्टिस बीजी कोलसे हमने नहीं पाटिल। कहा कि आप ईश्वर की अल्लाह की पूजा मत करो, हमने नहीं कहा कि उनके खिलाफ कुछ बोलो, हमने इतना ही कहा कि हमारा विकास हमें करना होगा और हमारा विकास जनशक्ति खड़ी करके ही करना होगा। और जब तक आप नए सिरे से नहीं सोचेंगे और जब तक इनका मुकाबला हम नहीं करेंगे तो हम जस्टिस फॉर पीस की भाषा भी नहीं कर सकते। चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस हो, चाहे वो सिविल जस्टिस हो, चाहे वो जस्टिस ह्यूमन लेवल पर हो, यू हैव टू डील जस्टली इफ यू एक्सपेक्ट पीस टू प्रिवेल। Justice Hosbeth Suresh. So today, if you want peace in the society, we have to have justice. इंपीरियलिज्म या कैपिटलिज्म या पूंजीवाद एक क्रूर जिसको कहते हैं क्रूएल ऐसी एक जमात है जिसको पैसे या नफे के सिवाय दूसरा कुछ नहीं सोचता और उनको साथ देने वाले ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद मैंने कहा कि ये ब्राह्मणों से उनका बहुत कम ताल्लुक है। ब्राह्मणवाद सब धर्म में, सर जातीय में, सब जातियों में है। हमने भी सोचना चाहिए कि हमारा ब्राह्मणवाद क्या है। तो इस तरह से आज दुनिया भर के पूंजीवाद का जो हम अभ्यास करेंगे, मैं यही जो नोट्स लाए थे तो वहीं अमेरिका का ही आया था कि क्यों उनका जो कैपिटलिज्म है उसमें दिक्कतें क्यों आई। फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड, और दुनिया भर के मुस्लिम भाइयों को बदनाम क्यों कर रहे हैं। ये जो यूरोप अमेरिका है जिनके 6 महीने सनलाइट नहीं होता है, सूर्य प्रकाश नहीं होता है, बर्फ होती है, तो उनके लिए ऊर्जा की बहुत जरूरत है और ये ऊर्जा हमारे मुस्लिम राष्ट्रों के पास है। जो हमारे सब किंग्स हैं सऊदी अरेबिया के या जो भी मालिक है जमीन के, वो सब आज तक अमेरिका से दोस्ती रखते थे। बिन लादेन या सद्दाम हुसैन बुश के पार्टनर थे, लेकिन जब ये उनके खिलाफ गए और जब ऑयल जैसे अमेरिका चाहते थे देने का इन्होंने नकारा, तो उसके बाद क्या हुआ। आज दुनिया भर में मुस्लिम राष्ट्र को या मुस्लिम बांधवों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है उसका बेस है इकोनॉमिक, उसका बेस है आर्थिक। और ये आर्थिक बेस हम क्यों नहीं लोगों को समझाते कि जो लादेन इनका पार्टनर था, जो सद्दाम इनका पार्टनर था, ये इनके दुश्मन कैसे बने। और ये कब हुआ। 1990 में रशिया खत्म हो गया तो इनको किसी का चैलेंज नहीं रहा। आज भी हम सब मिलके इनको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सब इकट्ठा आने की कोई गुंजाइश रही नहीं। जो हमारे सब किंग्स हैं उनकी सब प्रॉपर्टी अमेरिका में है। जो भी दुनिया भर के पैसे वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी अमेरिका में है, इन्वेस्ट की थी। हमारे भी कई बैंकों के पैसे अमेरिका में इन्वेस्ट किए थे। जब अमेरिका डूबने लगी इनके पैसे डूब गए। अमेरिका के ऊपर जितना लोन है, हम 10 साल से बता रहे हैं कि इनके ऊपर जितना लोन है दुनिया भर में किसी कंट्री के ऊपर नहीं है। लेकिन जो ग्लोरीफाई किया जाता था, तो हमेशा मैंने जो शुरुआत में कहा कि इंटेलेक्चुअल्स हमारा नहीं सुनते थे। और आज जब ये मालूम हुआ और जब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मुस्लिम बांधवों को या देश को बदनाम करने का उनका क्या रवैया, क्यों करते हैं। यदि उनको ऑयल नहीं मिलता है तो वो जिंदा नहीं रह सकते। 6 महीने उनको बर्फ में रहना है तो कैसे जिंदा रहेंगे। तो यदि हम बुनियादी तौर पर सोच नहीं रखेंगे, सोच के हमारे लोगों को नहीं बताएंगे, तो जो चल रहा है
वो तो जो माहौल चल रहा है वो तो हमें मारने के लिए चल रहा है। हमारे सब जो भाई है, जिनका सब रोजगार ये पूंजीवाद या इंपीरियलिस्टिक पावर ने लिया है, और हम सब लोग रास्ते पर है, इसको साथ किसने दिया आज तक? ये देखो, मैं पहली बार आपको बताना चाहता था लेकिन मैं भूल गया। ना मैं आपके लिए काम करता हूं, ना मैं हिंदू के खिलाफ हूं, लेकिन मैं मानवता के साथ हूं। इसलिए मानवता के साथ रहने में जिसके भी खिलाफ बोलने का मौका मुझे मिले या समझाने का मौका मिले तो मैं वही करूं। और आज जो मिलिट्री हमारे खिलाफ बॉम्ब बनाने का काम करते हैं तो हम कहां जाएंगे? संरक्षण की बात, डिफेंस की बात क्या रही? छत्रपति शाहू जब मुंबई से कोल्हापुर जा रहे थे तो उनके रास्ते में बॉम्ब रखने वाले पुणे के ब्राह्मण ही थे। महात्मा गांधी 1930 में जब पुणे गए और हरिजन के सभा में जा रहे थे तो उनके रास्ते में बॉम्ब रखने वाले पुणे के ब्राह्मण ही थे। नथुराम गोडसे ने जो कृत्य किया वो उसके पीछे इतनी नीचता थी कि आप सोच भी नहीं सकते। शाम का समय है, मुस्लिम कैप है, दाढ़ी है, शायद सुनता भी की होगी, और महात्मा गांधी को गोली मारता है। उस समय सिर्फ रेडियो था और चंद न्यूज़पेपर्स थे। यदि नथुराम गोडसे को हम तो नसीब बिसीब मानते नहीं, लेकिन देश के अच्छे के लिए वो नथुराम गोडसे को गाडगीळ ने पहचाना और कहा कि अरे नथु तू, यदि वो नहीं पहचानते तो एक मुस्लिम बांधव ने महात्मा गांधी का खून किया, ऐसी जो वार्ता रेडियो पे जाती तो रात दिन हमारे मुस्लिम भाइयों की कत्ल होती। समझने को मार्ग नहीं था ना। नथुराम गोडसे ने जो वेश पहनाया था, अभी भी मैं नांदेड़ में गया था, वहां नांदेड़ में जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया वो तीस्ता सेटलमेंट के साथ मैं कमीशन करके, जनता का कमीशन करके गया था। तो झूठी बियर्ड, झूठे मुस्चास, झूठी टोपियां, आरएसएस के घर में बॉम्ब बनाने का काम, ये सब हमने देखा। ये 3 साल पहले हमने देखा और सीबीआई ने चार्जशीट नहीं फाइल किया। अभी भी यदि आप लोग भ्रम में होंगे कि अभी बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आज के डेट पे महाराष्ट्र एटीएस का हमें आभारी मानना चाहिए। अच्छा काम चल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इनकी जो काम करने का इनका जो तरीका है ब्राह्मणवाद का, वो एक रात में पलट देते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। देश कैसा चला आज तक? मैं तो थोड़ा अभ्यास के तहत बता रहा हूं कि हर एक पार्टी ब्राह्मणवाद की शिकार है, कोई भी पार्टी हो। और कांग्रेस में तो बहुत बड़ा ब्राह्मणवाद है। आरएसएस बीजेपी की बात छोड़ो, और जिन लोगों के पीछे आप भागते हैं उनका भी इतिहास देखो। बीजेपी का सरकार एक वोट से जब गिरा और सोनिया गांधी जी जब प्रेसिडेंट के पास गई और जिन्होंने वंश के नाम पे विरोध किया कि आप दूसरे वंश की है, इसलिए देश भर के लोगों को लगा ये आने वाले ये नालायक है, ये राज नहीं कर सकते, तो इन्होंने फिर से बीजेपी को चुन के दिया। 6 साल में बीजेपी ने अगले 600 साल का इंतजाम किया है। किसने किया ये काम? किसने करवाया? आप जानते हैं। तो जस्टिस फॉर पीस में रोड़े अटकाने वाले कौन है? हमें समझ लेना चाहिए कि हमें नए सिरे से, ठंडे दिमाग से विचार करने की जरूरत है
कि हम कैसे आगे बढ़े। आज देश भर में किसानों की जमीन, जिसको हम बोलते हैं कि चंद रुपए में खरीदी कर रहे हैं सरकार, और पूंजीपतियों को दे रही है। मैंने एनरॉन के खिलाफ आंदोलन किया। मैं दाऊ केमिकल करके है जिसने दुनिया भर में सिर्फ मानव जाति की हानि की है। अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन नागरिक के लिए अमेरिकन सरकार लिखती है कि जहां भी दाऊ का यूनिट है वहां के सॉइल को भी टच मत करो। कौन लिखता है? अमेरिकन सरकार लिखती है, अमेरिकन नागरिकों के लिए लिखती है, अमेरिकन कंपनी के खिलाफ लिखती है। तो भी हमारी सरकार, यूनियन कार्बाइड में हमारे जो लोग गैस पीड़ित हो गए, हजारों लोग मर गए, उसके बाद लाखों लोग आज गैस पीड़ित है, किसी को आंख नहीं है, किसी को कान नहीं है, तीसरी जनरेशन है, वो नॉर्मल बर्थ नहीं दे सकती बच्चे। वो जो यूनियन कार्बाइड थी वो अंदर क्या बनाती थी किसी ने देखा ही नहीं। जो गैस छूट गया वो एक्सीडेंट नहीं था, वो प्रयोग था। और मरने वाले सब हमारे भाई है, दलित मुस्लिम है। और एक भी वीआईपी उस दिन भोपाल में नहीं था कि जो गैस अफेक्टेड हो। इसका मतलब क्या है? ये दाऊ उसकी मालिक है। ये संत तुकाराम का मैंने अभी जिक्र किया था, तुकाराम महाराज का, ज्ञानेश्वर महाराज का, जिनके भूमि में इनको महाराष्ट्र सरकार ने 100 एकड़ जमीन देके पहले उत्पादन का परवाना दिया था। हमने आंदोलन छेड़ा, गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की, झूठी मूठी कमेटी। मैंने उनको बोला कि आप सब जब यहां सीएम पीएम दाऊ के गुलाम हैं तो आप तो गुलामन के गुलाम हैं, आप क्या रिपोर्ट देंगे? ये कमेटी के सामने जाके मैंने कहा, और मैंने उनके सत्सद विवेक बुद्धि को अपील किया कि ठीक है भाई, जो भी रिपोर्ट दो देश के हित में दो, हमें इतना ही कहना है। और इतना इंटरनेट पे दाऊ के खिलाफ जो मटेरियल था उनको दिया। ना एनरॉन में या दाऊ केमिकल में मुझे एक भी मुस्लिम बांधव भाई ने साथ नहीं दिए आंदोलन में। क्या देश हित में आंदोलन करते हम लोग, तो हमारे साथ आने में क्या दिक्कत क्या है? जो आज देश के प्रश्न है, जो आज किसानों की जमीन सरकार ले रही है, जो नए नए कंपनियां लाके देश का पानी, जमीन, हवा सब पोल्यूट कर रही है, तो ये काम हमारा सबका नहीं, हम सब लोगों का नहीं है। लेकिन दोनों ही आंदोलन में मैंने देखा कि मेरे साथ कोई मुस्लिम बांधव मुझे दिखे नहीं। एक आध दूसरा ठीक है, ये अंजनवेल के कई लोग थे हमारे साथ। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं कि हमारा लक्ष्य, स्पेशली मुस्लिम भाइयों का लक्ष्य कहां डाइवर्ट किया जाता है, कहां उनको किस सोच में काम को लगाया जाता है। और जब हम ये ऐसे आंदोलन करते हैं तो मैंने कहा कि बिजली हर घर में लगती है, लेकिन एनरॉन का आंदोलन खड़ा होने में दिक्कत आई, तो भी हम लोगों ने खड़ा किया। साथ में सब बीजेपी के लोग थे। हमने अच्छे खासे एक खाड़ी पुल था, उसके ऊपर बैठ के 6 महीने एनरॉन का काम बंद किया। लोग बोलते थे सीएम से मिलो, पीएम से मिलो। मैंने कहा जो बिके गए उनसे क्या मिलना है, हम कंपनी को दिखाएंगे कि जब तक हम लोग हैं वो यहां काम नहीं कर सकते। और हमने वो साबित करके दिखाया। लेकिन कई आंदोलन में जिनका अनुभव है उनको फिर भेजा गया। आंदोलन तोड़ने की भी एक साजिश होती है, उसके तहत जिनको आंदोलन का बड़ा अनुभव है उनको भेजा गया। उन्होंने मेरे बारे में अच्छा भाषण किया कि बहुत अच्छा काम किया पाटिल साहब ने, हाईकोर्ट से आके यहाँ आंदोलन खड़ा किया, वगैरह वगैरह। सब झूठ था, मुझे मालूम था। लेकिन लोगों को लगा कि पाटिल साहब की स्तुति कर रहे हैं,
और उन्होंने बोला कि फिर अभी यहाँ कितने दिन ऐसे बैठेंगे, चलो हम जाएंगे, सीएम को मिलेंगे, पीएम को मिलेंगे। तो हमने कहा कि हम किसी को नहीं मिलेंगे, हम इस लोगों को जनशक्ति नाम की जो ताकत है, आप भी लिख लो, जनशक्ति नाम की ताकत को दुनिया में किसी ने कभी हराया नहीं, कभी नहीं हराया। लेकिन जनशक्ति खड़ी नहीं रहती। खड़ी नहीं रहने के, खड़ी नहीं होने देने के कई मार्ग है उनके पास, और उसमें ये जातियां है, धर्म है, देव है, अल्लाह है, ईश्वर है। तो फिर उन्होंने प्रस्ताव दिया कि चलो चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे। चीफ मिनिस्टर तब थे हमारे मनोहर जोशी। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ, क्योंकि रेबेका मार्ग कहां कहां घूमती थी मुझे मालूम था। तो भी मनोहर जोशी अच्छे हमारे मालूमात वाले दोस्त तो हो नहीं सकते। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं आते भाई, आओ चर्चा करेंगे। मुद्दा क्या है कि आंदोलन खड़ा होना एक बात है, लेकिन आंदोलन को खत्म करने के लिए कई मार्ग है। तो फिर जो हम रास्ते पे बैठे थे, कंपनी का काम बंद किया था, ये सब कार्यकर्ता बंबई में मनोहर जोशी को मिलने आए। मनोहर जोशी ने कहा कि जस्टिस पाटिल सबसे सीनियर है, वो पर मीटिंग की शुरुआत करेंगे। तो मैंने कहा मैं क्या शुरुआत करूं, मुझे मालूम है कि आप सब बिके हुए लोग हैं, तो आप क्या करेंगे इसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा हो गया, न्यायमूर्ति ने निकाल दे दिया, मीटिंग खत्म हो गई। लेकिन तब तक नीचे जो काम हमने बंद रखा था, रास्ता खुला हो गया, रास्ता खुला हो गया। फिर वो दूसरे जो आंदोलन करते थे, उन्होंने वो लोग लेके दिल्ली गए, सब जगह घूमे, नीचे काम शुरू हो गया, उनका काम शुरू हो गया। बाद में हमें मालूम हुआ कि एनरॉन के पैसे से चलने वाले ट्रस्ट के ये लोग ट्रस्टी थे। दाऊ में भी ऐसा चल रहा है। कई लोगों ने आके दाऊ में आंदोलन तोड़ने का काम किया, कोशिश की, लेकिन एनरॉन का अनुभव साथ में था, इसलिए मैंने वहां किसी को घुसने नहीं दिया, किसी को घुसने नहीं दिया। लोगों को बोला यदि भरोसा है तो मैं आपको न्याय दिलवाना चाहता हूं, आप किसी को घुसने मत देना। आज तक काम बंद है, सब लोग इंटरेस्टेड है, पीएम से सब लोग इंटरेस्टेड है काम शुरू करे। हम काम शुरू नहीं होने देंगे और हम दाऊ वहां होने नहीं देंगे। मैं जो मुद्दा आपके सामने रख रहा था कि जो हमारे दो शत्रु है, इसको हमने समझ लेना चाहिए। इस देश की जो खासियत है, यहां ब्राह्मणवाद, और उसको जो इस्तेमाल कर रहा है, या एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, और ये दोनों वाद जब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम सब जो कष्टकरी समाज है, हम सब जो गरीब तबका है, उनके लिए कोई है ही नहीं। उनके सामने ईश्वर या अल्लाह या यीशु खड़ा किया जाता है। मेरे ख्याल से औरंगाबाद में एक बड़ी मीटिंग थी आप लोगों की, और वहां मैंने ये कहा था कि हमारे उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए हमें नए सिरे से सोचना होगा। हमने नहीं कहा कि आप ईश्वर की, अल्लाह की, यीशु की पूजा मत करो। हमने नहीं कहा कि उनके खिलाफ कुछ बोलो। हमने इतना ही कहा कि हमारा विकास हमें करना होगा, और हमारा विकास जनशक्ति खड़ी करके ही करना होगा। जहां जहां हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, जहां जहां हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो 4 खंबे पे खड़ी है, उसमें अभिप्रेत है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस के लिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना है। और यदि ये दोनों लड़ाई हम साथ साथ में नहीं लड़ते, तो हम जस्टिस फॉर पीस अमल करने में कामयाब नहीं होंगे। यदि ये कामयाबी हम चाहते हैं, तो मैं आप सबको विनती करूंगा कि आप इंटेलेक्चुअल्स है, नए सिरे से सोचो। पहले हमारे में जो ब्राह्मणवाद है उसको निकालो, दूसरे ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई करो, और जो पूंजीवाद है, जो बहुत गाजर दिखाता है, कैरेट दिखाते हैं,
कि पूंजीवाद ने ये किया, पूंजीवाद ने ये किया। जिसका आत्मा या जिसका एम नफा है, मुनाफा है, वो कभी सबको सुखी नहीं कर सकते। वो मुनाफे के लिए पोटेशियम साइनाइड बेचेंगे। ये जो दाऊ कंपनी है, ये एजेंट ऑरेंज नामक एक तृणनाशक बनाती है जो पोटेशियम साइनाइड से कई गुना पॉइजनस है, विषारी है। वियतनाम में नापाम बॉम्ब जो डाले थे, इन्होंने बनाए थे। एजेंट ऑरेंज जब जमीन पे गिरता है तो नीचे 30 फुट तक जमीन में कुछ जिंदा नहीं रहता। तो जंगल नहीं, तृणनाशक नहीं, यानी गवत जो घास है वो नहीं, कुछ भी जिंदा नहीं रहता, आदमी भी जिंदा नहीं रहता। ऐसी कंपनी हमारे देश में लाके हमारी सरकार क्या करना चाहती है? तो मैंने कहा कि पहले उनको उत्पादन का परवाना था, तो जो कमेटी को मैंने अपील किया था, उन्होंने फिर कहा कि हम सिर्फ संशोधन के लिए इनको परवानगी देंगे, उत्पादन को नहीं देंगे। झूठ है, सरासर झूठ है। मोदी ने तो इस कंपनी के क्लोरीन हब के लिए इनको इनवाइट किया है और वहां क्लोरीन हब का काम शुरू हुआ है। वेस्ट बंगाल में नंदीग्राम का नाम आपने सुना होगा, वहां इनका ही केमिकल हब बनने वाला था। तो कौन है आज? जो मैंने SEZ का या विशेष आर्थिक क्षेत्र का आपके सामने जिक्र किया, वो कानून लाने वाला पक्ष था, बीजेपी पार्टी थी। बीजेपी, मनोहर जोशी लोकसभा के अध्यक्ष थे उस समय। वो कानून जो, जैसा मैंने कहा कि आपके सब उत्पादनों के साधन, उत्पाद रोजगार पूंजीवादियों को दिया जा रहा है, वैसी किसानों की खेती भी पूंजीवादियों को दे जा रही है। और उसके लिए जो कानून बनाया वो बीजेपी ने बनाया। उसको जो पास किया लोकसभा में, कहीं चर्चा नहीं, लोकसभा में, राज्यसभा में, वो कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने किया। मुझे एक ये आजाद मैदान पे कोई होगा तो मालूम होगा कि मैं यही बोलने वाला था, तो मुझे भाषण नहीं करने दिया। किस जमात की सभा थी मुझे मालूम नहीं, बड़ा गैदरिंग था। लेकिन कई वक्ताओं ने कहा कि हमें कोलसे पाटिल को सुनना है, इसलिए उनको बोलने दो। उन्होंने उनका समय मुझे दिया और बाद में कहा गया कि कोलसे पाटिल जी को हम भाषण करने नहीं देंगे क्योंकि समय खत्म हो गया। क्यों? तो मैंने जो शुरू में कहा कि मैं आभासी वास्तव में समाज को रखना नहीं चाहता। आभासी वास्तव आप समझते हैं ना? आभासी वास्तव समझते हैं कि नहीं? रियलिटी एंड इमेजिनेशन, इल्यूजन्स। तो इल्यूजन में नहीं रखना चाहता मैं समाज को, मैं रियलिटी में लाना चाहता हूं। और जब ये काम मैं करता हूं तो कई लोगों को तकलीफ होती है। तो ये सब तकलीफों से आप लोगों को माहिर करने के लिए या समझाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा था कि आप भी जरा सोचो। और जब तक आप नए सिरे से नहीं सोचेंगे तो हम ये पूंजीवाद का और ब्राह्मणवाद का मुकाबला नहीं करेंगे। और जब तक इनका मुकाबला हम नहीं करेंगे तो हम जस्टिस फॉर पीस की भाषा भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से मैं आपकी इजाज़त चाहता हूं और मेरे 2 शब्द जो आपने मेरी कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ी मांगता हूं और मेरे भाषण समाप्त करता हूं।